हेलो नमस्ते वेलकम टू इग्नू विद्या। हम कर रहे हैं बीपीए 102 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस और ये पार्ट 5 है। और एक चीज़ फ्रेंड्स, आप क्यों नहीं मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हो? अगर पसंद नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट करके बता दो पसंद नहीं आ रहा है, वीडियो नहीं बनाऊंगी। लेकिन अगर वीडियो देखते हो, क्योंकि लोग मेरी वीडियो तो देख रहे हैं, ऐसा मैंने देखा है पुरानी वीडियोस पे भी 500 अच्छे लाइक आ गए हैं। चैनल मेरा नया है और मैंने बहुत कंटिन्यूटी से भी नहीं बनाया था पहले, अदरवाइज काफ़ी ग्रोथ हो जाती। और ग्रोथ दिलवाएगा कौन? आप ही लोग तो ग्रोथ दिलवाओगे, तो हेल्प कर दो, इसमें कुछ नहीं जा रहा और पैसे नहीं लगते ना। और अगर किसी से भी, मैं ये नहीं कह रही सिर्फ मेरे चैनल से, जिस भी चैनल से, किसी भी टाइप के चैनल से अगर आप एंटरटेन होते हो या आपको कोई ज्ञान मिलता है, आपकी हेल्प होती है, तो उसको लाइक और कमेंट करने में आपका पैसा नहीं लगता, कर दिया करो। क्योंकि सामने वाला बहुत उम्मीद से वीडियो बनाता है कि उस पर लाइक्स आएंगे, व्यूज़ आएंगे, बस इतना ही चाहता है वो। तो प्लीज़ कर देना मुझे भी, ठीक है। और मेरे पास तो अभी माइक भी नहीं है फ्रेंड्स, बस डायरेक्ट रिकॉर्ड करके ऐसे वीडियो डालती हूँ, तो कभी कभी आवाज़ में भी दिक्कत आती होगी, ठीक है ना। तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, रिसोर्सेज की थोड़ी सी कमी है मेरे पास। और अगर अच्छे व्यूज़ आ जाएंगे, थोड़ी इनकम वगैरह आने लगेगी, तो माइक भी ले लूँगी। पहले से क्यों इतना खर्चा करूँ, बहुत कुछ देखना पड़ता है, आई एम ए इंडिपेंडेंट गर्ल, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग इग्नू विद्या। आगे देख लो अब वीडियो को। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन, हाउ डू द कल्चरल फैक्टर्स अफेक्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। तो जो कल्चर फैक्टर्स होते हैं कैसे एडमिनिस्ट्रेशन में रुकावट डालते हैं, वो हम देखने वाले हैं। और जो 20 मार्क्स में आया था क्वेश्चन, a society is a collection of people who are sufficiently organized to create conditions necessary to live together with a common identification। तो आप कल्चर की बात कर रहे हो, कल्चर एक सोसाइटी का होता है, तो ये ज़रूरी है कि आप सोसाइटी के बारे में भी कुछ इंट्रोडक्शन दे दो। जैसे कि बताया गया है कि सोसाइटी क्या है, इंट्रोडक्शन में बता रहे हैं कि सोसाइटी कलेक्शन है लोगों का जो एक साथ रहते हैं, सेम कंडीशंस में रहते हैं, मतलब एक जैसी कंडीशंस ऐसी क्रिएट करते हैं जो आपस में मिलके सबकी कॉमन आइडेंटिटी बताती है ना। ये एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क होता है सोशल इंटरेक्शन का और पैटर्न बिहेवियर का। क्योंकि हमने ये देखा है कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी के लोगों का जो रहन सहन होता है, बर्ताव होता है, लगभग सेम ही होता है। Every society has its own identity based on the nature of its social institution. India has a rich cultural heritage and is a land of diversity। ये हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि इंडिया का जो कल्चरल हेरिटेज है, सांस्कृतिक धरोहर बहुत बड़ी है और डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। डाइवर्सिटी समझते हो ना, बहुत विभिन्न प्रकार के कल्चर हमें देखने को मिलते हैं। Diversity in social life is reflected in multi-social, multilingual, multi-religious and multi-caste nature of the society। है ना, अलग अलग प्रकार की भाषाएं हैं, धर्म हैं, कास्ट हैं, कल्चर हैं, इन सब से डाइवर्सिटी दिखती है इंडिया की सोशल लाइफ की। The important feature of Indian social structure are predominant rural habitation in small villages, multi-religious, multi-caste social identities and important role of family in social life। अगर हमारे इंडिया की बात करी जाए, थोड़ा कंपेयर करें अगर वेस्टर्न वर्ल्ड से, तो हमारे यहाँ रिश्तों को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया जाता है, फैमिली को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। हमारे लोग मिट्टी से जुड़े हैं, अब भी कहीं ना कहीं गांव से जुड़े हुए हैं, रूरल हैबिटेशन है लोगों का, ये सब हमारे हैबिटेशन को डिफाइन करता है। के बारे में पढ़ेंगे, एक डिटेल डिस्कशन करेंगे इन सारे इंस्टीट्यूशन का और इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस पे, ये भी देखने वाले हैं। क्योंकि असल में हमें अपने क्वेश्चन में यही बताना है कि कल्चर जो प्रोसेस होती है उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रूरल हैबिटेशन। इंडिया इज अ लैंड ऑफ विलेजेस। जैसे
और बाकी जो वर्ल्ड के देश हैं वहाँ पर इतना ज़्यादा जुड़ाव नहीं है गाँव से। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के लिए कहा जाता है कि ज़मीन है गाँव की, मतलब गाँव से जुड़े हुए लोग रहते हैं यहाँ पर, लैंड ऑफ विलेजेस है ये। इंडिया में बहुत सारे गाँव हैं। अ ग्रेट मेजोरिटी ऑफ विलेजेस आर स्मॉल विथ ओनली अराउंड 500 पॉपुलेशन ईच। आजकल भी और ज़्यादा पॉपुलेशन गिर रही है गाँव की, क्योंकि लोग शहरों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले उनको हॉस्पिटल का, एजुकेशन के लिए, फैसिलिटीज़ के लिए वो शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं। और अब गांव भी डेवलप करते जा रहे हैं, तो जैसे पहले गांव होते थे वैसे अब रहे नहीं हैं। महात्मा गांधी's view that India lives in villages, it still holds good, at least from the demographic point of view। महात्मा गांधी का क्या बोलना था कि इंडिया अभी भी अपने गांव में हमें मिलता है। मतलब अगर आपको असली इंडिया देखना है तो गांव जाके देखिए। द विलेज सोशल लाइफ हैज इट्स ओन पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टैनली जे Higginbotham in his book Cultures in Conflict 1975 में जो लिखी गई थी, discusses in detail the nature of village life and its influence on the nature of bureaucracy। तो ये जो एक स्टैनली है, इन्होंने अपनी बुक कल्चर्स इन कॉन्फ्लिक्ट, अगर नाम याद रख सकते हैं तो रख लेना, बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे, 1975 में जो पब्लिश की थी, उसके अंदर बताया है कि ब्यूरोक्रेसी पे क्या इफेक्ट पड़ता है जो विलेज लाइफ है उसका। द विलेज सोशल लाइफ नॉर्म्स स्ट्रेंथन द अथॉरिटेरियन एंड हायरार्किकल नॉर्म्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। The village social life, which is based on hierarchical exchange relation, greatly influence the behavior of civil servants in public organization। तो विलेज की जो सोशल लाइफ है कहीं ना कहीं वो hierarchical exchange relation पे बेस्ड होती है, जिसकी वजह से एक सिविल सर्वेंट के जो ऑपरेशंस हैं वो इफेक्ट होते हैं। आगे देखेंगे कैसे कैसे। The differences in social background of majority of citizens who are poor, illiterate, rural based and tradition bound, and that of majority of civil servants who are urban, middle class and well educated, result in conflict and contradiction in the interest and value of citizens and servants। तो कभी कभी ज़्यादातर क्या होता है कि जो गांव के लोग होते हैं वो ज़्यादातर गरीब होते हैं, ज़्यादातर की बात कर रही हूँ मैं, हर टाइम की नहीं, और इलिटरेट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और गांव से जुड़े हुए होते हैं और अपने ट्रेडिशन और कस्टम्स को बहुत ज़्यादा मानते हैं। वहीं जब कोई सिविल सर्वेंट होता है तो ज़्यादातर की बात कर रही हूँ, वरना बहुत गरीब घर के भी बच्चे क्रैक कर रहे हैं, यूपीएससी सिविल एस्पिरेंट हैं वो, और बाद में आगे जाके सिविल सर्वेंट भी बन रहे हैं। लेकिन अगर ज़्यादातर की बात करें तो एटलीस्ट एक मिडिल क्लास फैमिली को तो बिलोंग करते ही एक सिविल सर्वेंट। उसके बाद वो थोड़ा एजुकेटेड होता है तो वो बहुत ज़्यादा जो रीति रिवाज है उनमें नहीं पड़ता, एजुकेशन का सहारा लेता है, हर चीज़ को देखना, उसका जो नज़रिया होता है। और कहीं ना कहीं अब वो एक सिविल सर्वेंट है तो उसका पैसे का बेस भी सही रहता है। तो एक अलग अलग तरह के जो लोग होते हैं जब वो मिलेंगे तो उनकी जो सोचने का तरीका होगा वो भी करेगा। अब मान लो कोई सिविल सर्वेंट अगर गांव से ही निकल के गया हो तो वो एक अच्छा काम कर सकता है गांव में, लेकिन ज़्यादातर सिविल सर्वेंट शहरों से निकल के जाते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से निकल के जाते हैं, तो फिर उनको थोड़ी सी दिक्कत तो आती ही है कहाँ पर काम करने में, रूरल एरिया में काम करने में। The rural base of Indian society has many implications for the development administration. Many studies have indicated urban bias in the behavior of administrator। बहुत सारी जो स्टडीज़ हैं उसने ये बताया है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनका जो बिहेवियर होता है, वो जो झुकाव होता है उनका, झुकाव मतलब किसकी तरफ उनका आकर्षण ज़्यादा होता है, तो शहरों की तरफ उनका आकर्षण ज़्यादा होता है, ऐसा पाया गया है। ठीक है, ये मैं नहीं बोल रही वरना पता पड़ा मेरे को बोलने लग जाओ, ऐसा पाया गया है स्टडीज़ में। दिस रिजल्ट इन कल्चरल गैप बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल पीपल। और इससे क्या हो जाता है, जैसे आपके दादा, आपके पापा और आपके बीच में क्या है, एक जनरेशन गैप है,
वैसे ही सेम गैप आ जाता है, यहाँ पर सोच में गैप आ जाता है, कल्चरल गैप आ जाता है एक सिविल सर्वेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है उसके और जो आम जनता है गांव की उसके बीच में। फॉर एडमिनिस्ट्रेशन टू बी इफेक्टिव इट मस्ट बी अप्रिशिएट एंड रिस्पॉन्ड टू द सोशो कल्चरल इथोस ऑफ रूरल पॉपुलेशन। अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा करना है तो आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा और रिस्पॉन्स भी करना पड़ेगा जो सोशल और कल्चरल नॉर्म्स है वहाँ की रूरल पॉपुलेशन की। फिर एक और होता है, जैसे अभी अपने रूरल देखा, अब है रिलीजन। रिलीजन कैसे करता है देखो, हिस्टोरिकली इंडिया हैज बीन hospitable to numerous group of immigrants from different parts of Asia, यूरोप। हमारा इतिहास गवाह है कि हम हमेशा जो बाहरी लोग आते हैं उनको शरण देते हैं और बाद में जाके हमारी इसी भोलेपन का, इंडिया के भोलेपन का वो लोग फायदा उठा के हम पे राज करना स्टार्ट कर देते और दंगे करना स्टार्ट कर देते हैं। ये हम बहुत पहले से ही देखते आ रहे हैं। पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स हैव बीन लिविंग इन इंडिया फॉर मेनी सेंचुरीज। इंडिया में कई सौ सालों से, कई वर्षों से, है ना, सेंचुरीज से अलग अलग रिलीजन, धर्मों के लोग एक साथ मिलकर रहते आ रहे हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ सेक्युलर स्टेट। इसलिए हम कोई हिंदू या मुस्लिम कंट्री नहीं है, ना हम कोई जैन बुद्ध कंट्री है, हम एक सेक्युलर कंट्री हैं। इसका मतलब ये कि सारे धर्म को यहाँ समानता से देखा जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। छुट्टी हमें क्रिसमस की भी मिलती है, ईद की भी मिलती है और दिवाली की भी मिलती है। द स्टेट इज एक्सपेक्टेड टू ट्रीट ऑल द रिलीजन्स इक्वली। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गिव्स प्रोटेक्शन टू माइनॉरिटीज। और जो भी माइनॉरिटीज हैं उनको भी हमारे संविधान में प्रोटेक्शन मिली हुई है, रिजर्व सीटें भी मिली हुई हैं। The Constitution recognizes religion as a fundamental right and a citizen can pursue the religion of his choice. संविधान क्या बोलता है कि धर्म एक फंडामेंटल राइट है, यानी मौलिक अधिकार है, और जो भी नागरिक है हमारे देश का वो अपने मन से कोई भी धर्म को अपना सकता है। However, in reality, communalism is one of the major threats to the unity and integrity of the country. तो ये जो ऊपर मैंने आपको बात बताई ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? ग्राउंड रियलिटी में और आप बखूबी जानते हैं कि जो रियलिटी है वो ये कि जो कम्युनलिज्म है वो बहुत बड़ा एक थ्रेट है हमारी यूनिटी, इंडिया की यूनिटी को लेके। In recent years, communal organizations have become very active in social life, resulting in communal clashes in different parts of the country. कुछ वर्षों में हम देख रहे हैं कि कई कम्युनल संगठन बन गए हैं जो कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ और दंगे करवाते ही रहते हैं सोसाइटी के अंदर। Some vested interests are using religion for this selfish purpose and are framing hatred among the communities. The communal disharmony tests the strength of administration in maintaining law and order and social harmony among the religious group. अगर देखा जाए तो ये लोग क्या करते हैं, जो लोग हैं कि अपने स्वार्थ के लिए, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए ये कोई भी धर्म को लेके उसकी आलोचना करते हैं या किसी धर्म को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। मतलब कम्युनल क्लैशेस हो जाती हैं इस सब की वजह से, और जब जिसमें सबसे कॉमन है हिंदू और मुस्लिम। जो लोग हिंदू मुस्लिम की दुहाई देके लड़ाई करते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने ना कभी भगवत गीता पढ़ी होती है, ना कभी कुरान पढ़ी होती है, और आते हैं धर्म के मसीहा बनने। और इसमें कसूरवार बेचारे नुकसान किन का होता है? आम जनता का, भोली वाली जनता का। वो लड़ती है इन लोगों के पीछे। तो आप लोग समझदार बनिए, इन सब में कुछ नहीं रखा है। जो लोग मंदिर मस्जिद के पीछे लड़ते रहे, और आपने देखा कि आफ्टर ऑल हमारे देश में मंदिर और मस्जिद की कोई कमी नहीं है, कमी हमारे देश में हॉस्पिटल्स की रही। तो अब अगर कहीं मुद्दा आए ना दोस्तों कि यहाँ मंदिर बने तो मस्जिद, तो वहाँ पर हॉस्पिटल बनवाइएगा, स्कूल बनवाइएगा, यूनिवर्सिटीज बनवाइएगा, तो वो काम आएगी कोरोना जैसे टाइम में या कहीं और किसी चीज में ह्यूमन को डेवलप करने में काम आएगी, ना कि मंदिर मस्जिद। क्योंकि भगवान तो हमारे दिल में है, मन में है, और हर कण कण में बसे हुए हैं भगवान, अल्लाह, या आप जिसको भी मानते हैं। तो इस तरह के फसाद में आप मत पड़िएगा, ठीक है। तो इस सब की वजह से भी जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, उनको काफ़ी प्रॉब्लम आती है। अनफॉर्चुनेटली
कुछ तो वर्षों में वी ऑल्सो हियर द एलिगेशन ऑफ डिवीजन इन सिविल सर्विस बेस्ड ऑन कम्युनल फैक्टर्स। ये बात भी मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन कुछ सालों में, बीते कुछ वर्षों में ऐसे सुनने भी मिला है कि कम्युनल फैक्टर्स की वजह से सिविल सर्विसेज में भी क्या आ गया है, डिविजन्स आ गए हैं। The role played by some state police forces during communal disturbance in some part of the country brings no credit for the state police administration. The political necessity of appeasing each religious section may result in sacrificing rationality in administration. कई बार क्या होता है, पुलिस का काम भी समझ में नहीं आता, बिकॉज वहां पर कि पुलिस किसके हाथ में होती, पॉलिटिशियंस के हाथ में होती है, और पॉलिटिशियन अपने वोट बैंक को देखते हुए उन पुलिस को ऑर्डर देते हैं कि तुम ऐसे करो वैसे करो, क्योंकि क्या करना रहता है इनको, जो पॉलिटिशियंस है उनको तो भाई धर्म के लोग हैं, उनको खुश रखना है ताकि उनका वोट बैंक बचा रहे। तीसरा एक फैक्टर निकल के आता है कास्ट, ठीक है। हिंदू सोसाइटी इज नोन फॉर इट्स वर्ण एंड कास्ट सिस्टम। वर्ण आप समझते हो, इसमें भी लिखा है और मैं बता दूंगी कि सोसाइटी को 4 ऑर्डर या फिर वर्ण में हमने क्लासीफाई कर रखा है। पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्र। तो ब्राह्मण में कौन आते थे, जो विद्वान लोग होते थे, पुजारी लोग होते थे। क्षत्रिय में वो लोग आते थे जो राजा होते थे या सोल्जर्स होते थे, युद्ध जो करते थे। वैश्य में वो लोग आते थे जो मर्चेंट होते थे, व्यापारी होते थे। एंड शूद्र में आते थे जो थोड़े गरीब लोग होते थे, किसान, लेबर लोग, है ना, और या फिर सर्वेंट लोग आते थे। The scheduled castes are outside the Varna scheme. Each Varna may be divided into different horizontal strata and each strata is known as caste. इन सब चारों वर्णों में से जो शेड्यूल कास्ट है, एससी लोग हैं, उनको तो बिल्कुल बाहर रखा जाता था, और हर वर्ण है उसको भी डिफरेंट स्ट्रेटा में डिवाइड किया गया है, जिसको हम कास्ट बोलते हैं, ठीक है। कास्ट सिस्टम क्रिएट्स सेगमेंट डिवीजन ऑफ सोसाइटी, ठीक है। अब कास्ट की वजह से एक डिवीजन तो आ ही गया है कि मैं उस जात का हूँ, मैं उस जात का हूँ, ठीक है। और क्या होता है, हायरार्की क्रिएट होती है, रिस्ट्रिक्शन ऑन सोशल इंटरेक्शन हो जाता है, सिविक एंड रिलीजियस डिस्पार्टीज एंड प्रिविलेजेस ऑफ डिफरेंट सेक्शन, रिस्ट्रिक्शन ऑन चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन। ये सब पहले होता था, अब नहीं होता कि मतलब एक पुजारी है तो वही एक टीचर बन सकते हैं। आज हम देखते हैं एससी लोग भी टीचर बन जाते हैं, एसटी लोग भी टीचर बन जाते हैं, है ना, बैकवर्ड क्लास के लोग भी टीचर बन जाते हैं। तो पहले ऐसा था, रेस्ट्रिक्शंस था कि मतलब वारियर पंडित नहीं बन सकते हैं, जो क्षत्रिय होगा वही वारियर होगा, वही योद्धा बन सकता है जो क्षत्रिय खून का हो। तो इस तरह की चीज होती थी, रेस्ट्रिक्शन होते हैं ऑक्यूपेशन पे। देन फिर मैरिज पे भी रहता था कि किस जाति में शादी करनी है एंड ऑल। अब तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे इंटरकास्ट मैरिज भी होने लगे हैं। दो कास्ट इज इसेंशियली अ हिंदू इंस्टीट्यूशन, सम एलिमेंट ऑफ कास्ट आर फाउंड इन एवरी रिलीजियस ग्रुप इन इंडिया। ज्यादातर जब भी कास्ट की बात आती है तो सनातन धर्म हमारे हिंदुइज्म को ही बोला जाता है, लेकिन ये जो कास्ट सिस्टम है इंडिया के हर धर्म के अंदर है। आपको पता हो शायद मुस्लिम में भी 2 सिस्टम होते हैं अलग, सुन्नी शिया अलग होते हैं, और फिर इनमें भी कुछ कुछ तो होती ही है। तो हर धर्म में थोड़ी बहुत तो कास्ट सिस्टम है ही, हाँ ये बात अलग है, हिंदुइज्म में थोड़ा ज्यादा है। The caste system based on birth created divisions in the society and contributed social and economic inequalities. जो ये कास्ट सिस्टम है जो सिर्फ जन्म के आधार पे होता है, इसमें इसकी वजह से क्या है कि सोसाइटी के बीच में डिवीजन हो जाता है, जिससे कि सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज आ जाती हैं। कुछ तो सेक्शन के लोगों को अनटचेबल्स की तरह ट्रीट किया जाता है, मतलब छुआछूत मचाया जाता है कि इनको छूना नहीं है, इनको छुआ तो हम गंदे हो जाएंगे। तो इस तरह की धारणा की वजह से भी एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि हर तरह के वर्ग के लोग को खुश रखना, जिनके रिलीजन और जिनके जो कस्टम्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और अगर हमारे एडमिनिस्ट्रेटर का भी माइंडसेट इसी कास्ट सिस्टम को लेके हो, मान लो, क्योंकि ये ग्राउंड रियलिटी आप भी जानते हो कि जब यूपीएससी का इंटरव्यू होता है तो जिस तरह से वो लोग आंसर देते हैं, लेकिन
कहीं हद तक रियलिटी में क्या वही मन के वो होते हैं? तो मैं ये कहूँगी कि हाँ, ईमानदार ऑफिसर होते हैं, नो डाउट, लेकिन सब ईमानदार होते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब ईमानदार होते तो आज देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। तो बहुत सारे ऑफिसर्स ईमानदार नहीं होते हैं यूपीएससी क्रैक करने के बाद, इसलिए वहाँ तो वो डिप्लोमेटिकली आंसर दे देते हैं, इंटरव्यू में पास कर जाते हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट से सिविल सर्वेंट बन जाते हैं। लेकिन उनकी जो मेंटेलिटी है कहीं ना कहीं वो वर्ण सिस्टम वाली अगर होती है, जो नहीं चेंज हो पाती इतना पढ़ लिखने के बाद भी, तो वो सब उनकी ड्यूटीज में दिखता है। और फिर वहां से सोसाइटी की हालत खराब होती है, क्योंकि अब तो वो बन गए हैं आईएएस, लेकिन उनका दिमाग तो वैसा ही है ना, तो ये भी एक इफेक्ट करता है। देन कुछ सोशियो कल्चरल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि दे वर एक्सप्लोटेड बाय अपर कास्ट इन द सोसाइटी। कौन को एक्सप्लोट किया जाता है? जो छोटी कास्ट के, मतलब बोला जाता है सो कॉल्ड कि लोअर कास्ट के लोग हैं उनको। In recent year, we find some change in the nature and role of the caste system. The role of caste is changing. We find that the influence of caste in interpersonal and social relationship is decreasing, but paradoxically, its role in political process is increasing. हमने देखा है कि अगर आमतौर पे लोगों की बात करें तो उन्होंने कास्ट और कास्टिज्म करना छोड़ दिया है, सब मिलजुल के थोड़ा थोड़ा रह रहे हैं क्योंकि एजुकेटेड हो रहे हैं लोग। लेकिन जो पॉलिटिशियंस होते हैं ये अपनी इच्छा पूर्ति के लिए बेचारे गरीब लोगों का यूज करते हैं। कोई हिंदुओं का मसीहा बन जाता है, कोई मुसलमान का मसीहा बन जाता है, कोई सिख को बन जाता है, कोई पारसी का बन जाता है, लेकिन असल में ये लोग अपना वोट बैंक बचाते हैं, ये किसी के सगे नहीं है। याद रखिएगा, ये पॉलिटिशियंस होते हैं। The caste is being increasingly used for political mobilization. याद रखिएगा, this has an adverse effect on the working of political and administrative institution. और इन्हीं लोगों की वजह से जो असली राजनीति है और प्रशासन है उस पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। Formation of informal groups on caste lines among the public services is another developing phenomena. जो अलग से इनफॉर्मल ग्रुप्स बन जाते हैं कास्ट को मद्देनजर रखते हुए, उसका भी पब्लिक सर्विसेज में बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। दिस अफेक्ट्स द होमोजेनिटी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, रियलाइजिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ in egalitarian social system. The constitution has provided for preferential treatment to scheduled caste, scheduled tribe and other backward classes in public services. ये सब देखते हुए जो हमारी मतलब संविधान है कि इस तरह से कुछ कास्ट के साथ हुआ, तो संविधान में जैसे कि आप जिसको बोलते हो रिजर्वेशन, वो दिया है एससी लोगों को, एसटी लोगों को और बैकवर्ड क्लासेस लोगों को, ठीक है। In recent year, we find many agitations for and against the reservation in public services. अभी कुछ सालों में हमने बहुत सारे वाद विवाद देखे हैं, कुछ लोग पक्ष में होते हैं, कुछ लोग विपक्ष में होते हैं कि सिविल मतलब जो पब्लिक सर्विसेज होती है उनमें हमें ये नहीं देना चाहिए, रिजर्वेशंस नहीं देना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं देना चाहिए। Paradoxically, it is found that preferential treatment system designed to bring equality is a cause of internal tension to the public organization. ये देखा गया है कि हम जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मतलब किसी एक पर्टिकुलर कास्ट को लेके जो दे रहे हैं, इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक टेंशन तो आ रही है पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में। इन सोशल सिचुएशन ऑफ प्री मॉडल रॉयल्टीज the administrative institution based on universality principle are subjected a lot of stress and strain. The administrator must understand the dynamics of caste loyalties and caste sensibilities to play the role of an effective change agent. तो अब इस सब में करना क्या है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा, जो भी पास करके एग्जाम जा रहा है इंसान, उसको ही सारे जो डायनामिक्स हैं कास्ट को लेके समझने पड़ेंगे और एक अच्छे तरीके से रोल निभाना पड़ेगा। किसी चाहे वो खुद किसी भी कास्ट का होगा, लेकिन उसको उस कास्ट को छोड़ के रियलिटी में सही डिसीजन लेना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा कि आओ भाई पढ़ो, कास्ट वास्ट में कुछ नहीं रखा है। तो ये काम एडमिनिस्ट्रेटर का जरूरी है। फिर एक और आता है फैमिली।
The joint family was considered as one of the three pillars of Indian social structure, the other two being the caste and village community. तो अगर हम बात करें हमारे इंडियन सोशल स्ट्रक्चर की, तो उसमें तीन मेन पिलर्स होते हैं, कास्ट, विलेज की कम्युनिटी और एक है जॉइंट फैमिली। फैमिली एक इम्पॉर्टेंट सोशल यूनिट है हमारी कंट्री इंडिया में। बाकी कंट्रीज़ में तो इतना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होता है, कुछ एक एज के बाद बच्चे बाहर अलग रहने लगते हैं, लेकिन इंडिया में अभी भी फैमिली का एक अलग ही अपना इफेक्ट रहता है और सब साथ मिलके रहते हैं, खाना खाते हैं। अभी ये चीज़ थोड़ी कम इसलिए भी हो रही है क्योंकि बच्चे जॉब की वजह से बाहर जाते हैं, मम्मी पापा तो हर जगह जा नहीं सकते, लेकिन फिर भी त्योहारों पे बच्चे घर आते हैं और सब मिलके रहते हैं। Traditionally, India, the joint family system played an important role as a social and economic institution. The social norm expect the subordination of individual interest to that of family. However, in recent years, the joint family system is giving way to the nuclear family system. Nuclear family समझ रहे हो ना? Small family को nuclear family कहते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि बीते कुछ वर्षों में अब लोग जॉइंट फैमिली छोड़ के छोटी छोटी फैमिली रख रहे हैं। तो उसके काफ़ी सारे रीज़न हैं। जॉब की वजह से शादी हो जाती है तो वाइफ किसी किसी की थोड़ा सा झगड़ा करती हैं, तो कुछ लोग वाइफ के कहने पे घर से चले जाते हैं और कुछ लोग ये सोचते हैं कि फालतू में काहे कलेश होगी, तो उससे अच्छा है कि अलग ही रह लो। और कुछ लोग क्या होता है कि पैसा नहीं उठा पाते हैं, जॉइंट फैमिली में किचकिच होती हैं, दूसरे भाई की वाइफ से लड़ाई होती हैं इस सब को लेके, और फिर अब फैमिली लोग इसलिए भी छोटी रखने लगे हैं, कम बच्चे भी पैदा कर रहे हैं क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है, फैमिली को पालेंगे कैसे, महंगाई बढ़ती जा रही है। स्टिल द इमोशनल टाइज ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली कंटिन्यू टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सोशल लाइफ। इस तक के बावजूद भी कहीं ना कहीं अभी भी एक रिश्ता बना हुआ है जो जॉइंट फैमिली में है। शादी ब्याह जब भी कुछ होता है तो सब एकजुट होते हैं और बहुत मस्ती भी करते हैं, है ना। पैट्रियार्की डोमिनेट्स द फैमिली। हम सभी के घरों में हमने देखा है जो पापा साइड के लोग होते हैं वो हमेशा दबाते हैं मम्मी साइड के लोगों, मतलब थोड़ा डोमिनेट तो करते ही हैं, क्योंकि हमारी जो कल्चर है, इंडियन कल्चर जो है वो पैट्रियार्किकल है, ठीक है। द हेड ऑफ द फैमिली इज यूजुअली द फादर और द एल्डेस्ट मेल मेंबर। वुमेन जनरली ऑक्यूपाई अ सबऑर्डिनेट प्लेस। तो हेड ऑफ द फैमिली पापा होते हैं और अगर दादाजी हैं तो दादा होते हैं, औरत नहीं होती है, हमेशा आदमी ही होते हैं। The structure and operation of family has many implications on administrative system. The paternalistic and authoritarian structure of the family life is partly responsible for the paternalistic and authoritarian behavioral orientation of the administrator. में कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो भी अपनी फैमिली में कहीं ना कहीं यही देखता आ रहा है कि पापा की चल रही है, एक ऑथोरिटी जो रहती है पापा के पास रहती है, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर। द सोशलाइजेशन प्रोसेस इन द फैमिली इन्फ्लुएंसेस द एटीट्यूड फॉर्मेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर। समझ रहे हैं कि जिस माहौल से एडमिनिस्ट्रेटर आया है उसकी साइकोलॉजी कहीं ना कहीं तो वैसी होती है, सोशलाइजेशन प्रोसेस उसकी फैमिली की। द फैमिली लॉयल्टीज में ऑल्सो रिजल्ट इन सेक्रीफाइस ऑफ वैल्यूज लाइक इम्पार्शियलिटी, इंटीग्रिटी एंड यूनिवर्सलिटी इन एडमिनिस्ट्रेट। तो फैमिली की अगर अच्छी लॉयल्टीज हैं और अच्छा सीखा है तो एक जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो अच्छा बनता है, क्योंकि वो सेक्रीफाइस करना जानता है, ठीक है। और लेकिन वहीं एक और प्रॉब्लम है, अगर फैमिली ज़्यादा प्यार भी करती है तो कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसको अपने ऊपर कंट्रोल रखना ज़रूरी है, अदरवाइज वो अपने जो वैल्यूज़ हैं उसकी उनका ही सेक्रीफाइस कर देगा। और हमने देखा है कई जगह पे पक्षपात आता है, वही चाचा भतीजा वाला सिस्टम के, मतलब अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर है तो वो अपनी फैमिली को ज़्यादा तजब्बुर देगा तो सेक्रीफाइस कर दे लगता है फिर वो अपनी वैल्यूज़ का और सारी चीज़ों का, है ना। बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो इसको नेचुरली उनको लगता है कि हम अगर अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प कर रहे हैं अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन को लेके तो इसमें बुरा क्या है। और शायद मैं भी अगर बन जाऊंगी कल को तो देखो झूठ नहीं बोल रही मैं, चाहे फिर कोई कितना भी वहाँ इंटरव्यू में महान बनता हो, लेकिन 1000 में से शायद कोई एक ही बंदा हो सकता है जो इतना निष्पक्ष हो, और मुझे लगता है 1000 भी नहीं,
शायद 1 करोड़ में, आज के इस कलयुग में 1 करोड़ में से कोई एक ही बंदा होगा जो इतना निष्पक्ष हो के ईमानदारी की राह पे चलेगा। मैं भी कल को अगर कोई बड़े ओहदे पे जाती हूँ, ऑफिसर बनती हूँ, तो एब्सोल्युटली मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स की हेल्प तो करूंगी ही करूंगी। और हर कोई करता है, और मुझे लगता है जितने भी लोग आप वीडियो देख रहे हो, आप भले वीडियो में कमेंट में बोलोगे कि मैं नहीं करूंगा, लेकिन आई नो आप करोगे, क्योंकि अब माहौल ही ऐसा है, क्या करें, करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पूरे तरीके से पागल बन के ईमानदारी को राह पे चल के कुछ इतना हो नहीं रहा। मैं ये नहीं कह रही किसी की जेब काट दो, किसी का गला काट दो, बहुत गलत है, किसी का हिस्सा मत छीनो, लेकिन थोड़ी बहुत हेल्प करने में कुछ नहीं जा रहा, और हम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने बचपन से बहुत ज़्यादा ईमानदारी की राह पे अपने पापा को चलते हुए देखा है, और उस ईमानदारी से उन्हें कुछ मिला नहीं है। Many studies have pointed out the presence of family orientation of helping one's relative in administration. और यही हम देख रहे हैं कि बहुत सारी स्टडीज़ भी हैं, और हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं। आप ही अपने आसपास में देख लेना, कॉलोनी में अगर कोई ऑफिसर हो, ज़रूरी नहीं है एडमिनिस्ट्रेटर हो, जिस भी पोजीशन पे जो भी बंदा अगर ऊंचे ओहदे पे बैठा है, तो वो अपने रिलेटिव को हेल्प करता ही करता है, नो डाउट। ऊपर मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे कि कैसे फैमिली, कास्ट, रिलीजन, सोशल कल्चर ये सब प्रॉब्लम करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। तो मैंने आपको पॉइंट बता दिया है। आप भी इस सोसाइटी में रहते हो, आप भी उस और बात को बढ़ा चढ़ा के लिख के आ सकते हो। 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो अच्छा सा लिख के आना। जो टॉपिक मतलब पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनको लिखना, हेडिंग में थोड़ा बड़ा बड़ा ब्लैक पेन से लिख देना, 2 लाइन खींच देना नीचे, और फिर आप अपना जो भी रामायण महाभारत लिखना चाहते हो उनके बारे में वो लिख देना। और आगे और भी पढ़ना चाहते हो तो ये पढ़ लो, कल्चरल फैक्टर्स हैविंग वेरियंट इम्प्लीकेशंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, जैसे मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड अथॉरिटी। हियर इज मोटिवेशन एंड हियर इट इज कम्युनिकेशन एंड अथॉरिटी। इसको भी पढ़ना है तो पढ़ लो, वैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पर मैंने लिख दिया है। जो मैंने स्टार्टिंग में पॉइंट्स बताए हैं, अगर ये क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ मत छोड़ना, ये आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा, क्योंकि आप इसमें बहुत कुछ बना बना के लिख सकते हो। जहाँ कास्ट की, धर्म की और इस तरह की बातें आते हो, आप कुछ भी बना बना के लिख सकते हो, और एज ए एडमिनिस्ट्रेटर क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं वो भी बता सकते हो। ठीक है, अब मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो किस क्वेश्चन पे मैं वीडियो बनाऊं। वैसे मैं ये वो क्वेश्चंस डाल रही हूँ जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग इग्नू विद्या। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक और चीज़, लाइक नहीं करते हो, लाइक ज़रूर करो। ठीक है, लाइक करो और कॉमेंट भी करो, तभी बनाने में वीडियो मज़ा आती है। ठीक है, इतना सही तो मोटिवेशन है ना, लाइक एंड कॉमेंट। बाय बाय।